हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बिजनेस एथिक्स का चैप्टर अप्रोचेस टू मॉरल रीजनिंग, जो हम कर रहे हैं बुक बिजनेस एथिक्स में से, पब्लिश्ड बाय कल्याणी पब्लिशर्स, ऑथर्ड बाय मिस्टर के घई, पुनीता गोयल एंड निशा दहिया। अप्रोचेस टू मॉरल रीजनिंग। देखिए, कई तरह के एथिसिस्ट आए हैं, उन्होंने कई तरह की थ्योरीज दी कि दिस इज़ एथिकल, नो दिस इज़ एथिकल, दिस बिहेवियर इज़ एथिकल, दिस ट्रेट इज़ एथिकल, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ एथिकल। तो अलग अलग अप्रोच, अलग अलग रीजनिंग्स के बेस्ड पे अप्रोचेस टू मॉरल रीजनिंग डेवलप हुई हैं। नॉर्मेटिव एथिकल सिस्टम के अंदर एथिकल सिस्टम को 3 कैटेगरीज में बांट दिया है: डिओंटोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल और वर्चुअल एथिक्स। डिओंटोलॉजिकल एथिक्स क्या कहते हैं? डिओंटोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल एथिक्स ये दोनों ही एक्शन बेस्ड एथिक्स हैं, जिसमें कि एक्शंस आर जज्ड अपॉन जिसमें कि एक्शंस के बेसिस पे जज होता है कि समथिंग इज़ एथिकल और नॉट। वी डोंट सी एनीथिंग एल्स, वी सी व्हाट इज़ डन। ठीक है। जब और डिओंटोलॉजिकल वर्ड आया है ड्यूटीज़ से, इसमें क्या करते हैं कि जजमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ वेल द एक्टिविटी कन्फॉर्म टू ड्यूटी। ड्यूटी के बेसिस पे काम किया है तो दैट इज़ एथिकल, अदरवाइज नॉट। दिस इज़ डिओंटोलॉजिकल एथिकल थ्योरी। व्हेन एक्शन आर जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सिक्वेंसी, की रिजल्ट क्या रहा, तो उसको बोलते हैं टेलियोलॉजिकल या कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिकल थ्योरी। तो ये डिओंटोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल ये दोनों एक्शन बेस्ड हैं। डिओंटोलॉजिकल कहता है कि अगर ड्यूटी के हिसाब से काम किया है तो दैट इज़ एथिकल, और टेलियोलॉजिकल कहता है कि अगर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस सही है, राइट है, तो दैट इज़ एथिकल, अदरवाइज नॉट। तो ये दोनों हैं एक्शन बेस्ड। थर्ड सिस्टम क्या है? वर्चुअल एथिक्स। वो क्या कहता है? व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन शुड आई बी, कि किस तरह का इंसान मुझे होना चाहिए। इट डजेंट आस्क अबाउट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इट आस्क्स कि कैसा इंसान होना चाहिए। तो एक वर्चुअल बेस्ड एथिक्स हो जाता है। ये एक्शंस को राइट और रॉन्ग नहीं कहता, बल्कि कैरेक्टर की बात करता है, कि कैरेक्टर ऑफ द पर्सन की बात करता है कि ये पर्सन सही है या नहीं है। क्योंकि अगर पर्सन सही है वही एक्शन करेगा, तो उस अगर सही है पर्सन, तो उसके एक्शंस भी सही होंगे। डिओंटोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल के बीच में डिफरेंस है कुछ। डिओंटोलॉजिकल आया है ग्रीक वर्ड डिओन से, जिसका मतलब है ड्यूटी। इट रेफर्स टू एथिकल थ्योरी और पर्सपेक्टिव बेस्ड ऑन ड्यूटी। इट इज़ मॉरल ड्यूटी स्पेसिफिक और ऑब्लिगेशन स्पेसिफिक। साफ दिख रहा है, इंट्रिंसिक है, पता लग रहा है ड्यूटी के बेस पे है या नहीं है। तो एक्शंस जो हैं वो इवेल्युएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरेंट राइटनेस या रॉन्गनेस रादर देन द कॉन्सिक्वेंसेस। क्या किया है वो देखेंगे, रिजल्ट क्या आता है वो नहीं देखेंगे। इन कंट्रास्ट टेलियोलॉजी, जो ग्रीक वर्ड टेलोस से आया है, जिसका मतलब है गोल या एंड, वो देखता है कि इन द एंड क्या रहता है, राइट या रॉन्ग, गुडनेस या बैडनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंस पे डिपेंड करता है। इन टेलियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, एक्शंस आर मॉरली न्यूट्रल व्हेन कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम देयर कंसिक्वेंसेस। अगर रिजल्ट्स की बात ना करें, अगर रिजल्ट से अलग रह के बात करें, तो एक्शंस आर न्यूट्रल, ना वो सही हैं ना वो गलत हैं। जब कॉन्सिक्वेंसेस का पता लगेगा वो उसके बेसिस पे बात करेंगे। एथिकल इगोइज्म आगे पढ़ेंगे, और यूटिलिटेरियनिज्म, ये टेलियोलॉजिकल थ्योरीज हैं, आगे आएगा इसके बारे में डिटेल में। अप्रोचेस टू मॉरल रीजनिंग, ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं 3 काइंड्स ऑफ मॉरल पर्सपेक्टिव्स, ये एक ब्रॉड क्राइटेरिया है। मॉरल रीजनिंग की अप्रोचेस अलग हैं, कई एथिसिस्ट्स ने अपनी थ्योरीज दी हैं, उसके बेसिस पे हम आगे 7 अप्रोचेस पढ़ेंगे, विच आर लाइकवाइज वर्च्यू एथिक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ नेचुरल लॉ, ये अलग हैं। तो हर एक उसमें डिओंटोलॉजिकल के भी पार्ट नहीं कह सकते, बट कुछ एक आगे अप्रोचेस आ रही हैं जो डिओंटोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल और वर्चुअल एथिक्स में कैटेगराइज हो सकती हैं।
Let us discuss some important theories. First is Immanuel Kant's ethical theory. ये एक डियोंटोलॉजिकल थ्योरी है, एक्शन बेस्ड है. ये क्या क्लेम करते हैं कि एक्शंस आर राइट व्हेन दे आर डन आउट ऑफ ड्यूटी. अगर आउट ऑफ ड्यूटी कोई काम किया है तो इट इज़ फाइन, अदरवाइज नॉट. ही सीज मॉरल ड्यूटीज़ एज अनचेंजिंग लॉ. अनचेंजिंग लॉ है कि जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है, दैट इज़ अनचेंजिंग. एट एनी कॉस्ट यू हैव टू कंप्लीट योर ड्यूटी. इससे अलग ये थ्योरी कहती है कि मोरालिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एबिलिटी टू थिंक रैशनली विच अनेबल्स बीइंग्स टू बी फ्री. है कि फ्री वर्किंग होनी चाहिए, कि एबिलिटी होनी चाहिए कि एक पर्सन रैशनली एक्ट करे. रैशनली एक पर्सन कब एक्ट करेगा? जब वो फ्री होगा किसी भी रिस्ट्रिक्शन से. अगर कोई फ्री नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो सकता. तो ओनली फ्री इंडिविजुअल्स कैन एक्ट रैशनली एंड कैन एक्ट एज पर द ड्यूटी. कैंट की थ्योरी क्या बेस कर रही है कि प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द फ्री एक्शन ऑफ रैशनल बीइंग्स. 3 formulations of this his categorical imperative are derived from his moral foundation. 3 तरह के फॉर्मुलेशन डिराइव हो रहे हैं इसकी थ्योरी से. फर्स्ट इज़ ऑलवेज एक्ट आउट ऑफ ड्यूटी. जो ड्यूटी है उसके हिसाब से काम करो, अच्छी सही इच्छा के हिसाब से. वन डज द राइट थिंग बिकॉज वन रिकग्नाइज दैट इट इज़ द राइट थिंग टू. कोई सही काम तभी करता है क्योंकि उसको पता होता है कि यही सही करने के लिए है, नॉट बिकॉज ये उसे अच्छा लगता है या इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. नहीं, जो सही है जो अच्छा है वो करो. सेकेंड इज़ ऑलवेज एक्ट एज इफ़ योर एक्शन वर टू बिकम यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर. हमेशा ऐसे काम करो कि आपका एक्शन जो है वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा नेचर का. ठीक है, तो आप सिर्फ रैशनैलिटी अलाउ करेंगे. एक्ट टू ट्रीट अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी फॉर रैशनैलिटी in every case as an end, never as a means only. एक पर्सन की रैशनैलिटी को एज एन एंड समझो, उसको एक तरीका नहीं समझो, उसको गोल समझो. किसी रैशनल बीइंग को अपना रास्ता मत बनाओ. नॉट ट्रीट दैम एज मीन्स टू एन एंड, कंसीडर दैम एज एन एंड ओनली. तो दिस थ्योरी स्ट्रेसेस द प्रिंसिपल दैट ड्यूटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस डोंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ कि क्या एक्शन किया है, क्या ड्यूटी के अकॉर्डिंग एक्शन किया है. आई शुड नेवर, क्या इम्पेरेटिव देता है कि आई शुड नेवर एक्ट एक्सेप्ट इन अ वे दैट आई ऑल्सो विश दैट माई मैक्सिम शुड बिकम ए यूनिवर्सल लॉ. मैं कभी कोई ऐसा काम ना करूँ कि वो यूनिवर्सल लॉ बने तो मुझे अच्छा नहीं लगे. दैट इज़ वन बिलीव दैट एवरी वन शुड एक्ट दिस वे. हमेशा अच्छा ही सोच के काम करना चाहिए, वैलिड एक्शन करना चाहिए. कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव 2 क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्होंने दिए हैं मॉरल, रॉन्ग और राइट के लिए. यूनिवर्सलाइजेबिलिटी मीन्स दैट एवरी पर्सनस रीज़न फॉर डूइंग एन एक्शन मस्ट बी द रीज़न ऑन विच एवरी वन कुड एक्ट ऑन एट लीस्ट इन प्रिंसिपल. कह रहे हैं कि एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होना चाहिए. एक पर्सन का कोई काम करने का रीज़न जो है वो दूसरे पर्सन का रीज़न भी बन सके. रिवर्सिबिलिटी मीन्स एवरी पर्सनस रीज़न फॉर डूइंग एन एक्शन मस्ट बी द रीज़न दैट ही वुड बी विलिंग अदर्स टू यूज़ एंड ट्रीट हिम. कि जैसा हम काम करें वैसा ही दूसरा पर्सन भी उसको काम करने की इच्छा रखे, उस तरह से ट्रीट करे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा कहता है कि कैसा लगेगा कि अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या फ़ील करते. तो दिस मीन्स अगर रिवर्सिबल हो जाए पोजीशन तो कुछ अफसोस ना हो उसके अंदर. तो कैंट ने इंटीरियर मोटिवेशन पे काम करा है, कॉन्सिक्वेंसेस पे काम नहीं करा. सेंस ऑफ ड्यूटी पे बेस्ड है. ही हैज़ बिलीव दैट जो सही है वो सब लोगों के लिए सही है. हर एक पर्सन की एक अपनी डिग्निटी है. and everyone is different from other means. People should treat each other as free and equal and is pursuit of their interest.
कैंट की थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ है क्योंकि उसके जो इम्पेरेटिव्स हैं जो अभी पढ़े हैं हमने वो क्लियर नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। रिवर्सिबिलिटी, यूनिवर्साइजेबिलिटी। सपोज़ एक एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस दे रहा है अपने वर्कर्स को एंड नॉट प्रोवाइडिंग ऑल सेफ्टी मेजर्स, सभी सेफ्टी मेजर्स नहीं दे रहे हैं, वेजेस भी कम दे रहे हैं, स्टिल वो फ्रीडम दे रहे हैं कि काम करो या ना करो। तो हेयर इट इज़ नॉट क्लियर कि एम्प्लॉयर सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ को एज ए मीन्स समझ रहा है या एज एन एंड समझ रहा है, क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि बेस योर डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। उन्होंने कहा कि यू आर फ्री, वर्क और डोंट वर्क। समटाइम्स यूनिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी सारी प्रैक्टिकल चीज़ों में पॉसिबल नहीं होते हैं। ये तो था आपका कैंट इमैनुअल की थ्योरी। सेकंड है राइट बेस्ड एथिक्स। राइट बेस्ड एथिक्स में क्या आएगा कि एथिक्स विल डिपेंड अपॉन ए पर्सनस राइट्स, कि एक पर्सन के ह्यूमन और लीगल राइट्स पूरे होने चाहिए। एक इंडिविजुअल के ह्यूमन और लीगल राइट्स सबसे ऊपर हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। एक एक्शन मॉरली राइट है अगर ये किसी पर्सन से ये राइट्स नहीं छीनता है तो। इसको लिबर्टरिज्म भी कहते हैं, जब पॉलिसी द फिलॉसफी विच सेज दैट हर पर्सन लीगली फ्री है जैसा वो करना चाहे। राइट्स लीगल हो सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकते हैं और मोरल हो सकते हैं। लीगल राइट्स जो एक स्पेसिफाइड वे में मिलते हैं, मोरल राइट्स जो मोरल थ्योरीज से आते हैं। मोरल राइट्स एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में लिमिटेड नहीं होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पर्सन सोचता है कि उसकी डिग्निटी, उसकी ऑटोनॉमी मेंटेन हो तो उसको दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट हो तो हमें दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राइट्स अनेबल ए पर्सन टू चूज़ फ्रीली टू परस्यू एक्टिविटी और नॉट। अगर किसी एक्टिविटी में मेरे राइट्स हार्म होते हैं तो मैं वो एक्टिविटी छोड़ दूँगी। राइट्स इंडिकेट दैट ए पर्सन इज़ अथोराइज टू डू समथिंग टू सिक्योर हिज इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। अपने इंटरेस्ट के लिए मैं कुछ कर भी सकती हूँ और कुछ करना छोड़ भी सकती हूँ। तो ये जो राइट बेस्ड थ्योरीज़ हैं ये कुछ एक प्रोहिबिशन और लिमिटेशन भी लगाती हैं दूसरों पे, सो फॉर कि मेरे राइट्स मुझे मिल सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे है राइट टू प्राइवेसी, तो दूसरे पर्सन का क्या है कि ही हैज़ द लायबिलिटी नॉट टू इंटरफेयर इनटू माय प्राइवेसी। ठीक है, तो मॉरल राइट्स के कुछ एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। मॉरल राइट्स ड्यूटीज़ के साथ में जुड़े हुए हैं। अगर मेरा मॉरल राइट है तो मुझे दूसरी की तरफ कोई ड्यूटी भी है। अगर मैं चाहती हूँ मेरी प्राइवेसी हार्म ना हो तो इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं दूसरे की प्राइवेसी को भी हार्म ना करूँ। तो कॉरिलेटिव ड्यूटीज़ चलती हैं राइट्स के साथ में। मॉरल राइट्स प्रोवाइड ए पर्सन ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी। ऑटोनॉमी देते हैं और इक्वालिटी देते हैं। These provide for basis for justifying one's action। एक ही एक्शन को जस्टिफाई करते हैं और प्रोटेक्शन और एड करते हैं। राइट्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव में कैटेगराइज किए हैं। पॉजिटिव राइट्स कौन से हैं? दोज राइट्स दैट गिव व्हाट इज़ नीडेड टू फ्रीली परस्यू राइट्स और इंटरेस्ट, कि जहाँ से हमें राइट मिलता है, जैसे कि जहाँ मुझे लेने का हक है, हेल्थ मुझे लेने का हक है, एजुकेशन मुझे लेने का हक है, रोटी कपड़ा मकान मुझे लेने का हक है। तो राइट टू एक्स मतलब सोसाइटी मुझे अवेलेबल कराएगी वो चीज़ें। नेगेटिव राइट किन्हीं चीज़ों से फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव राइट है कि मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, उस चीज़ से मुझे दूर रखना है। राइट टू एक्स मतलब सोसाइटी की ये जिम्मेवारी है कि मेरे ऊपर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होने दें एक्स का। ये थी दो मोरल रीजनिंग की अप्रोच, ये थी राइट्स बेस्ड। थर्ड है एथिकल इगोइज्म। अब ईगो होता है अहंकार। अब ईगो पे बेस्ड जो है वो अप्रोच कैसी होगी, देखिए। Only a small minority of ethicists have considered ethical egoism to be a viable theory। बहुत कम एथिसिस्ट ने ये इसको एक थ्योरी एक्सेप्ट किया है, एथिकल इगोइज्म को। क्या क्लेम है एथिकल इगोइस्ट थ्योरम का?
थ्योरी का, ऑल मॉरल डिसीजन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ what serves the interest of moral agent, him or himself, that is the person who is making the decision। कह रहे हैं कि जो पर्सन डिसीज़न ले रहा है उसके इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। अकॉर्डिंगली द प्रॉपर बेसिस फॉर मॉरल जजमेंट फॉर एथिकल इगोइस्ट इज़ वन ऑट टू डू वटएवर इज़ इन ओन्स बेस्ट इंटरेस्ट। ये थ्योरी कहती है कि हम खुद से ज़्यादा किसी को वैल्यू नहीं करते, हम खुद से ज़्यादा किसी के इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखते हैं। हम कुछ भी करते हैं चाहे हम वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हों, हम जो भी करते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में करते हैं। तो एक एथिकल इगोइस्ट के लिए मॉरल जजमेंट यही है कि मुझे वही करना है जो मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट वट एथिकल इगोइज्म इज़ नॉट सेइंग। अब यहाँ पर क्या है, ये तो कहा कि मेरे बेस्ट इंटरेस्ट में है, लेकिन एथिकल इगोइज्म का क्या मतलब नहीं है। फर्स्ट क्या मतलब नहीं है इसका, दैट मोरल एजेंट्स ऑट टू एक्ट सेल्फिश। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेल्फिश है। दैट वट वी शुड एवर प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, that is that we should ever promote the interest of others. Acting in other interest is quite consistent with ethical egoism। कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं है हम दूसरों के भले का कुछ नहीं करते हैं लेकिन उस हद तक जब तक कि वो मेरे डिसइंटरेस्ट में ना हो। जब तक मेरा इंटरेस्ट साथ साथ पूरा हो रहा है तब तक दूसरों के इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं। गिवन द फैक्ट दैट जो दूसरों के लिए अच्छा है वो मेरे लिए भी अच्छा है, तब तक एथिकल इगोइस्ट ऐसी सर्कमस्टेंसेस में ही काम करेगा कि दूसरों का भी इंटरेस्ट पूरा हो। सेकंड, क्या नहीं कह रहा एथिकल इगोइस्ट, क्या मतलब नहीं है कि मॉरल एजेंट बस वही करता है जो वो चाहता है। आवर डिज़ायर्स आर ऑफन इनकंसिस्टेंट विद आवर बेस्ट इंटरेस्ट। कई बार हमारी इच्छाएं ही हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन की इच्छा है कि वो स्मोकिंग करे काफ़ी, लेकिन वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने का क्या मतलब है, दैट इज़ एनलाइटन्ड सेल्फ इंटरेस्ट, कि ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट जो सही भी हो। ठीक है। The argument for ethical egoism is typically based on factual theory of human motivation, जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल इगोइज्म। कह रहे हैं कि ये एथिकल इगोइज्म के पीछे क्या है, साइकोलॉजिकल इगोइज्म है, जिसका मतलब है कि जो सारे वॉलंटरी एक्शंस जो हैं उसका वो भी कहीं ना कहीं पीछे खुद के लिए कुछ अच्छा अचीव करने के लिए ही हैं। हम कभी भी दूसरों के बेनिफिट के लिए ट्रूली काम नहीं करते हैं। मान लो एक एनजीओ भी है, कोई पर्सन दूसरे के लिए काम कर रहा है तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा है। कोई भी एक्ट जो पहले सेल्फलेस लग रहा होता है कि एक पर्सन वो तो बड़ा ही सेल्फलेस है, अल्ट्रुइस्टिक है, हम अपना क्लोज़र लुक उसको दें तो वो उसमें भी हमें पता लगेगा कि कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट है। If it is true that we all in fact seek our own interest, it is unlikely that we could do anything else. Thus, even if one could reasonably suggest that we should seek some other aim as a basis of our action, the suggestion would be pointless। कह रहे हैं कि हम अपना इंटरेस्ट भूल भी जाएं, अपना इंटरेस्ट भूल के काम करें तो क्या वो हमेशा कर पाएंगे हम? नहीं। तो द बेस्ट वी कैन डू एज मॉरल एजेंट इज़, हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो मोस्ट रीज़नेबल और सर्कमस्पेक्ट मैनर में पॉसिबल हो, मतलब पूरा ध्यान दे के कि हमारे इंटरेस्ट पूरे हों, कोई और भी हार्म ना हो। बट देयर आर गुड रीजन्स टू क्वेश्चन वेदर इट इज़ ट्रू। One reason is the fact that there are countless cases of record of self sacrifice। अब यहाँ ये थ्योरी ने क्या कह दिया कि मेनली हम जो हैं सेल्फ बेस्ड होते हैं, जो भी करते हैं खुद के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो वो बस तब तक करते हैं कि जब तक हमें भी वो अच्छा लग रहा होता है। बट क्या ये सच में ट्रू है? वो पेरेंट्स जो अपनी वेलबींग को सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों के लिए, वो सैनिक जो सीमा पे खड़े हैं अपने देश के लोगों के लिए, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जो इस एथिकल एगोइज्म की थ्योरी को नकार के रख देते हैं, इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और हैं ये एग्जाम्पल्स।
तो ये जो भी मोरल रीजनिंग की अप्रोचेज़ हैं, ये सब ऐसा नहीं है कि बस ये हैं, इन्होंने बस अपना एक व्यू रखा है, उस व्यू को दूसरों ने सपोर्ट भी किया है और क्रिटिसाइज़ भी किया है। अब इन्हीं अप्रोचेज़ के अंदर फोर्थ अप्रोच है यूटिलिटेरियनिज़्म। ये आया है यूटिलिटी वर्ड से, जिसका मतलब होता है यूज़फुलनेस। ये कहता है कि मोरल स्टेटस ऑफ व्हाट वी डू, हम जो भी कर रहे हैं उसका मोरल स्टेटस कहाँ से डिटरमाइन होता है, बाय द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वी डू। सो दिस इज़ ए कॉन्सिक्वेंशियल थ्योरी, थियोलॉजिकल थ्योरी। तो कॉन्सिक्वेंसेस से पता चलता है। अनलाइक एथिकल इगोइस्ट की तरह से नहीं होगा। यहाँ पर यूटिलिटेरियन क्या देखेगा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अप्लाई हो, बराबरी का प्रिंसिपल हो, सभी के इंटरेस्ट पूरे हों। इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मोरल कंसर्न मस्ट बी कंसिडर्ड ऑन इक्वल बेसिस। कह रहे हैं कि एक पर्सन सिर्फ खुद के नहीं बल्कि सबके इंटरेस्ट को इक्वल बेसिस पे देखे। one's own interest or the interest of people within one's group should not be given a favored status over the interest of other। सिर्फ मेरा इंटरेस्ट, सिर्फ मेरे परिवार का इंटरेस्ट, सिर्फ मेरे दोस्तों का इंटरेस्ट, नो, गो फॉर अ खुला दायरा, और बड़े दायरे की तरफ जाते हुए उससे अदर इंटरेस्ट ऑफ अदर्स को भी फेवर्ड स्टेटस देना है। This is not to say that these interests are irrelevant to moral judgment। और ये जो है, अब इस पे भी moral judgment अप्लाई होगा दूसरों के इंटरेस्ट के ऊपर भी। It would be illegal or illegitimate of disregard one's own interest in moral judgment as it is to disregard the interest of others। है ना, दूसरों के अपने इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करना, उस पर ध्यान नहीं देना भी सही नहीं है, दूसरों के साथ साथ खुद पे भी देना चाहिए। यूटिलिटेरियन कंसेप्ट क्या कह रहा है कि वेट गिवन टू पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द मोरल एजेंट इन मोरल डेलिब्रेशन ought to be a function of the degree to which those interests are affected by the action under evaluation। कह रहे हैं कि आप खुद के लिए जो कर रहे हो उस काम का जजमेंट कैसे होगा कि उससे जो है उस एक्शन डिग्री टू विच दोज इंटरेस्ट आर अफेक्टेड बाय द एक्शन अंडर इवेल्युएशन, उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो एक्शन किए आपने उसका इवेल्युएशन होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे। Thus the non-moral value of consequence of action for anyone who is affected by an action must be taken into account। आपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो एक्शन लिया उसका दूसरे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा वो भी देखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ यूटिलिटेरियन थ्योरी के अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, टू कंसीडर व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉन मॉरल वैल्यूज़ डिफाइन आवर इंटरेस्ट एज ऑब्जेक्ट ऑफ मॉरल कंसर्न। For example, what sort of consequences provide the criteria by which we decide the amount of good or evil that is produced by our actions। नहीं कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या गुड और एविल प्रोड्यूस हो रहा है वो देखेंगे। क्लासिक यूटिलिटेरियंस जेरेमी बेनथम एंड जॉन स्टुअर्ट मिल ने आर्ग्यू किया है कि प्रॉपर मोरल क्राइटेरियंस क्या हैं, हैप्पीनेस मतलब प्लेजर का होना, पेन का नहीं होना। इसको हेडोनिक यूटिलिटेरियनिज्म भी कहते हैं। हेडॉन का मतलब है प्लेजर। वी शुड नॉट दैट बेंथम और मिल की अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेजर जो है वो बहुत ब्रॉड है। वो प्लेजेंट किसको कहते हैं, लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग लिटरेचर, अचीविंग सक्सेस, सेटिस्फेक्शन इन करियर। सिमिलरली उन्होंने पेन को भी बहुत बड़ा दिया है, बहुत बड़ा ब्रॉड एक्सप्लेनेशन दी है। पेन मीन्स एनी डिसएग्रीएबल एक्सपीरियंस, कोई फिज़िकल पेन, साइकोलॉजिकल पेन, इमोशनल एंग्विश, डिसअपॉइंटमेंट। इस व्यू के हिसाब से देखें तो मोरल एजेंट ought टू एम एट द प्रोडक्शन ऑफ प्लेजर एंड एलिवेशन ऑफ पेन्स। तो इसके हिसाब से क्या कहते हैं ये दोनों कि एक मॉरल एजेंट को देखना चाहिए कि प्लेजर्स बढ़े ही बढ़े और जो पेन्स है वो कम ही कम हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
अब लिसनिंग टू म्यूज़िक एक प्लेज़र है, अब हमेशा के लिए म्यूज़िक बजा के नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये हिडोनिक यूटिलिटेरियन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इतना ब्रॉडली एक्सप्लेन करता है कि ये टर्म्स अपना मीनिंग ही खो देती हैं। ठीक है, तो एक स्पेसिफाइड नहीं है ये चीज़ कि क्या होना चाहिए। तो टर्म प्लेज़र और पेन मीनिंगफुली यूज़ हो सकते हैं जब वो स्पेसिफिक फीलिंग को डिनोट करते हैं एक्सपीरियंस के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिज़िकल प्लेज़र एंड पेन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। फिज़िकल प्लेज़र और पेन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट व्हेन यूज्ड एज ब्रॉडली एज बैंथम एंड मिल हैज़ सैड, ये सिंपली गुड और बैड एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं, तो उसको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। ये एक्सपीरियंसेस डिटरमाइन कर दिए इन्होंने, इसको कैसे अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई कर सकते हैं एक लिमिटेड चीज़ को। ठीक है, और यूटिलिटेरियन क्लेम कर रहा है कि गुड इज़ दैट जो सबको एक ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दे एंड और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए। थ्योरी क्या एडवोकेट कर रही है कि एक पर्सन के एक्शंस जो हैं वो सभी के लिए अच्छा हो, खुशी देने वाला हो। वंस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस जो हम पहले ही पता लगा सकते हैं एक्शन करने से पहले ही। तो ये कहता है कि थिंक बिफोर डूइंग द डिसीजन एंड डू व्हाट विल ब्रिंग द बेस्ट डिसीजन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो डिसीज़न है पेड़ काटने का, इसके अंदर हमें ये भी एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फ्यूचर देखना, कॉन्सिक्वेंसेस देखना कम अंडर द अप्रोच यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी। जी.ई. मुरे ने इसके अंदर कुछ ऐड करने की कोशिश की है। उन्होंने क्या कहा है कि एनी अटैम्प्ट टू डिफाइन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड एंड बैड, गुड और बैड के अंदर जो आता है वो कैसे वो एक नेचुरलिस्टिक फैलेसी के अंदर आता है और वो पॉइंटलेस हो जाता है उसके बारे में लिखना। बेस्ट जो है, बेस्ट दैट वी कैन से विद रिस्पेक्ट टू मोरल क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट इज़ दैट मोरल एजेंट्स का काम होना चाहिए गुड एक्सपीरियंस बढ़ाना, बैड एक्सपीरियंस घटाना। इसको बोलते हैं आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म। एंड यही आजकल ज़्यादातर यूटिलिटेरियन एथिसिस्ट्स के बारे में एक्सेप्ट हो रही है, यही सोच कि आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म की पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस बढ़ाना, गुड एक्सपीरियंसेस बढ़ाना और बैड या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस घटाना। नेक्स्ट अप्रोच है वर्च्यू एथिक्स। हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ा था वर्च्यू एथिक्स कहाँ फोकस करते हैं कि एक पर्सन के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए रादर देन कि एक पर्सन को क्या करना चाहिए। अगर एक पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक सही होंगी तो उसके एक्शंस भी सही होंगे। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है? लाइक ऑनेस्टी, फेयरनेस, काइंडनेस, फेथफुलनेस, जेनरसिटी, प्रूडेंस, इंटीग्रिटी, ब्रेवरी। अगर ये क्वालिटीज़ होंगी तो वो एक पर्सन अपनी लाइफ टाइम में इन क्वालिटीज़ को फॉलो करेगा, वर्चुअस बनेगा, इन पे एक्सेल करेगा, तो वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा। ठीक है, डिओंटोलॉजिकल फोकस करता है वाइल एज स्टेटेड बिफोर डिओंटोलॉजिकल फोकसेस ऑन रूल्स। कॉन्सिक्वेंशलिज्म जो है वो फॉलो करता है कॉन्सिक्वेंसेस पे, लेकिन वर्च्यू एथिक्स फोकस करता है और इट फोकसेस अपॉन बीइंग, होने पे, एक इंसान के वैसा होने पे, ना कि करने पे। क्योंकि अगर एक इंसान अच्छा होगा, वर्च्यूज़ अच्छे होंगे उसकी, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छा एक्शन करेगा। वर्चुअल एथिक्स जो है शुरू में एक डिओंटोलॉजिकल और कॉन्सिक्वेंशलिज्म की राइवल है कि भाई उससे विरोधाभास रखता है। इससे ये कंसेप्ट को पसंद नहीं था कि कैसे वो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, रिजिडिटी ला रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिकली वर्च्यू एथिक्स क्या कह देता है कि सेंट्रल रोल जो होता है ना वर्च्यू का होता है, एक पर्सन के कैरेक्टर का होता है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शुड आई बी, कि कैसा होना चाहिए इंसान को। वर्च्यू एथिक्स कैरेक्टर बेस्ड है
इसी को फॉरवर्ड करते हुए एरिस्टोटल ने मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज बताई हैं वर्चुअस की। एरिस्टोटल ने 9 टाइप्स के इंटेलेक्चुअल वर्चुअस बताए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़ सोफिया, दैट इज़ विजडम। कौन सी विजडम? थियोरेटिकल विजडम और प्रैक्टिकल विजडम की ज्ञान होना और उस ज्ञान का एप्लीकेशन होना। बाकी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स या वर्चुअस क्या बताए हैं? प्रूडेंस का मतलब है रैशनैलिटी। जस्टिस, न्याय। फोर्टिट्यूड, करेज इन पेन, जब आप पेन में हो तब करेज रखना, फोर्टिट्यूड, करेज। लिबरलिटी, दैट इज़ आज़ादी। मैग्निफिसेंस, शान या वैभव। मैग्नानिमिटी, दैट इज़ जनरस होना, उदार होना, देने वाला व्यवहार रखना। टेम्परानेस, दैट इज़ संयम लिखा हुआ है, दैट इज़ संयम। एरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया है कि हर एक मॉरल वर्च्यू जो है वो काम करेगा एज ए मीन बिटवीन 2 कॉरस्पॉन्डिंग वाइसेस। जो हमें अचीव करना है, जो मॉरलिटी अचीव करनी है, उसके बीच में वर्च्यूज़ काम करेंगे। वर्च्यूज़ के थ्रू वो मॉरलिटी अचीव होगी। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? This type of theory recognizes that individuals are unique. For example, virtues may be expressed by 2 people in 2 different ways. Similarly, running into a burning building, ना कि हर एक पर्सन के लिए वर्च्यू अलग अलग हो सकता है। एक पर्सन के लिए आग लगी हुई है बिल्डिंग में, किसी को बचाने जाना प्रोफेशनल हो सकता है। दूसरा पर्सन जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए बेवकूफ़ी होगी। तो एक्शन बेस तो क्या करेगा कि जो हो गया, ठीक है, लेकिन वर्चुअल के बेस पे होगा कि अगर यू हैव द ब्रेवरी टू डू दैट, यू हैव द प्रोफेशन टू डू दैट, तो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन अपना जजमेंट लगा देता है डिसीज़न लेने में। मिस्टेक्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मिस्टेक होगी तभी इंसान सीखेगा। कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं इन अप्रोचेस के साथ। सम आर्ग्यू दैट यहाँ पर इंडिविजुअल जजमेंट पे बहुत कुछ छोड़ दिया है, तो इसलिए बायस आ सकता है। और वर्च्यूज़ को इंटरप्रेट किया है हर किसी ने डिफरेंटली। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंसीडर द मैनी वेज दैट फेयरनेस में बी इंटरप्रेटेड। एक वर्च्यू है फेयरनेस मतलब फेयरनेस न्याय भी हो सकता है, फेयरनेस सही भी हो सकता है। अब वो सही की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। ये थोड़ा सा क्रिटिसिज्म या प्रॉब्लम है इस थ्योरी का। थर्ड एक और प्रॉब्लम थर्ड क्या है? वर्चुअल एथिक्स डिपेंड ऑन मॉडलिंग और सम ऑफ एजुकेशन, हाउएवर वन में चूज़ ए पुअर रोल मॉडल। वर्चुअल एथिक्स हम किसी को रोल मॉडल बना के जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। अब किसी ने अगर पुअर रोल मॉडल सेलेक्ट कर लिया तो गलत वर्च्यूज़ आ जाएंगे। उसके बाद में नेचर ऑफ वर्च्यूज़ डिफ़ाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। डिफरेंट पीपल, कल्चर, सोसाइटीज़ के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं वर्च्यू के बारे में। सेल्फ सेंटर्डनेस, जैसे यहाँ पर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो वर्चुअल एथिक्स जो है सेल्फ सेंटर्ड है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ कंसेप्ट की बात आ रही है, दूसरे की बात कहीं नहीं की है। अनदर ऑब्जेक्शन इज़ इट डजंट फोकस ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्शंस आर नॉर्मली परमिटेड एंड विच वंस आर नॉट। ये बात ही नहीं करता इस चीज़ की कि क्या एक्शंस परमिटेड है, क्या एक्शंस परमिटेड नहीं है। एक्शन गाइडिंग, वर्च्यू एथिक्स क्या कह रहा है कि ये एक्शन गाइडिंग होंगे, बट इट फेल्स टू हेल्प विद प्रैक्टिकलिटी ऑफ हाउ वी शुड बिहेव। प्रैक्टिकल इम्पेरेटिव नहीं देता है कि प्रैक्टिकली इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो वर्चुअल एथिक्स जो है एक्शंस पे कम फोकस करता है, कैरेक्टर ट्रेट्स पर ज़्यादा करता है, जैसे कि काइंडनेस, जेनरसिटी। और दीज कैरेक्टर्स इन टर्न ये एक पर्सन को एक अच्छा इंसान बनाएंगे, अच्छे डिसीजंस लेने में एम्फेसाइज करेंगे एंड लोगों की जो बुरी हैबिट्स होंगी, बुरे कैरेक्टर्स होंगे, वो इससे ब्रेक होंगे। तो इन सबको वाइसेस कहते हैं और ये एक अच्छा इंसान बनने के रास्ते में आती हैं, वो चीज़ें ख़त्म होंगी इससे। तो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड थिंग, लेकिन क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज देयर।
सिक्स्थ अप्रोच टू मॉरल रीजनिंग इज़ एथिक्स ऑफ जस्टिस, की न्याय की बात करेंगे यहाँ पर कि जस्टिस की फाउंडेशंस कहाँ है, सोशल स्टेबिलिटी हो, इंटरडिपेंडेंस हो और इक्वल डिग्निटी सबकी मेंटेन्ड हो। एथिसिस्ट के तौर पे जॉन रॉल्स ने क्या कहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ ए सोसाइटी, अ ग्रुप फॉर दैट मैटर, किस चीज़ पे डिपेंड करता है सोसाइटी की स्टेबिलिटी, दैट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फील दैट दे आर ट्रीटेड जस्टली, दे आर ट्रीटेड इक्वल, सबके साथ इक्वल व्यवहार हो रहा है। बट इफ़ दे फील कि अगर इक्वल व्यवहार नहीं हो रहा है तो देयर विल बी सोशल अनरेस्ट, डिस्टर्बेंस, स्ट्राइफ, मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है। और वो सोशल यूनिटी ही होनी चाहिए वहाँ पर अगर न्यायपूर्ण है सब कुछ। तो इमैनुअल कैंट एंड अदर्स क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स हर तरह से इक्वल हैं, उनकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, उनको इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर अनइक्वल हों पर फिर भी उनकी डिग्निटी इक्वल मेंटेन होनी चाहिए। द मॉरल राइट्स ऑफ समवन कैन नॉट बी सेक्रीफाइस जस्ट टू सिक्योर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स टू अदर्स, किसी और को अच्छा देने के लिए किसी दूसरे के राइट्स का सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। 3 तरह की बात की है जस्टिस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सोसाइटी के बेनिफिट्स और बर्डन्स का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, पेनल्टी और पनिशमेंट जो गलत कर रहे हैं उसका भी न्यायपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनसेटरी जस्टिस, कंपनसेटिंग पीपल फॉर व्हाट दे हैव लॉस्ट व्हेन अदर्स हैव हार्म्ड देम, किसी और ने नुकसान पहुंचाया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए दिया जाने वाला जस्टिस, दैट इज़ कंपनसेटरी जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये क्या कह रहा है कि सोसाइटी के बीच में बेनिफिट्स और बर्डन्स जो हैं वो एक इक्विटेबल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए हैं एट ए स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं फाइनेंशियल और मार्केट रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। एवरीवन शुड रिसीव इक्विटेबल एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर नीड्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किससे रिलेटेड हुआ, फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डाइवर्स मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, और फेयर एलोकेशन का मतलब क्या है, गुड्स जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड देखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस देखना पड़ेगा, पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। जॉन रॉल्स क्या कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए, चाहे प्लेस ऑफ बर्थ कोई भी हो, चाहे सोशल स्टेटस कोई भी हो, चाहे फैमिली कोई भी हो, इसका हमारे बेनिफिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए है। कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ही यही है कि लक का इन्फ्लुएंस ना हो कि आपकी किस्मत की वजह से नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो भी गलत कर रहे हैं उनको। प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है, जिस तरह का बिहेवियर, जिस तरह का क्राइम है उसी तरह की पनिशमेंट मिलना चाहिए। ज़्यादा सीरियस क्राइम ज़्यादा सीरियस पनिशमेंट, कम सीरियस क्राइम तो कम सीरियस पनिशमेंट। यूटिलिटेरियन पनिशमेंट को कैसे देखते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग के रूप पे, कि लोगों को हमने एक तरह से समझाना है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्राइम रिडक्शन हो। लेकिन रिट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर क्या है, बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच है कि मेन पर्पस यहाँ पर पनिशमेंट क्या क्या है। पनिशमेंट इस अप्रोच में क्या था कि आगे ऐसा ना हो, यहाँ पर क्या है कि पीछे जो हुआ उसका पनिशमेंट देने का मेन मोटिव है। कंपनसेटरी जस्टिस है नेक्स्ट। इसमें क्या है कि पीपल आर फेयरली कंपनसेटेड फॉर द इंजरीज दे फेस, कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी वजह से इंजरी हुई तो उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए है। जिसने हार्म किया है वो कंपनसेशन देगा, जिसको हार्म किया है उसको। कंपनसेशन वाला अलग है, रिट्रीब्यूटिव जस्टिस अलग है।
तो जस्टिस जो है वो एथिक्स का सेंटर पार्ट है, इसको मोरल लाइफ के अंदर पूरा कंसिडरेशन देना चाहिए है। कोई भी डिसीज़न लेते हुए वी शुड आस्क कि हमारे एक्शंस क्या सबको इक्वली ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे, कि जो भी डिफरेंस है क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है। बट जस्टिस इज़ नॉट द ओनली प्रिंसिपल। समटाइम्स प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बजाय हमें सोसाइटी के वेलफेयर, सोसाइटी के राइट्स को देखना पड़ता है। फिर भी जस्टिस जो है जस्टिस जो है वो बेसिक एक रिकॉग्निशन है डिग्निटी का या राइट का। फाइनल लास्ट अप्रोच है 7 एथिक्स ऑफ केयर। ये एक फेमिनिस्ट अप्रोच है जो फेमिनिस्ट राइटर्स जैसे कि एनेट बेयर ने लिखा है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि मोरल इज़ समथिंग मैन लोगों ने कैसे सोचा मैस्कुलिन टर्म में कि न्याय हो, ऑटोनॉमी हो, बट वुमेन कैसे सोचती हैं केयरिंग हो। दीज थ्योरीज कॉल फॉर चेंज इन हाउ वी व्यू मोरालिटी। यहाँ पर पूरा का पूरा व्यू ही चेंज हो रहा है कि दी सी मोरालिटी इज़ टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, पेशेंस होना, एबिलिटी टू नर्चर, किसी का पालन पोषण करना, सेक्रीफाइस करना। सो दीज वर्च्यूज़ को हैव बिन मार्जिनलाइज्ड, मतलब इनको ज़्यादा नहीं स्टडी किया गया है, ज़्यादा इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। Writing in these areas don't always make a connection with virtue ethics. There is much in their discussions, however, of specific virtues in their relation to social practices and moral educations. ये terms जो हैं ये भी somewhere बहुत broad हैं, जिनको एक्शन के साथ correlate करना मुश्किल लगा, तो यहाँ पर इसको भी ज़्यादा recognition नहीं मिला। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेटिंग यूटिलिटी, राइट्स, जस्टिस एंड केयरिंग। अब ज़्यादातर अप्रोचेज़ के अंदर किस बारे में बात हुई है, यूटिलिटी, राइट, जस्टिस और केयरिंग। कह रहे हैं कि जब भी कोई एक्शन लो तो इन चारों चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। ईच ऑफ अप्रोच कैन बी कंसीडर्ड एथिकल। प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो रही है कि हम हर एक अप्रोच का अलग अलग कंटेंट है, हम किसी कंटेंट पे एग्री नहीं करेंगे, तो किसी पे हम सभी एग्री नहीं करेंगे, तो अलग अलग हैं। सेकंड प्रॉब्लम कहाँ है, डिफरेंट अप्रोचेज़ डोंट आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ एथिकल। सारी अप्रोचेज़ ये भी जवाब नहीं देती कि एथिकल क्या है। नॉनदलेस हर एक अप्रोच कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देती है कि एक सर्कमस्टेंस में क्या एथिकल है। एंड मच मोर ऑफन दैन नॉट डिफरेंट अप्रोचेज़ जो हैं वो ज़्यादातर सिमिलर आंसर्स की तरफ लेकर जाती हैं हमें। यूटिलिटेरियन स्टैंडर्ड्स ओनली द एग्रीगेट सोशल वेलफेयर बट इग्नोर इंडिविजुअल एंड हाउ दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच ने क्या कहा कि सोशल वेलफेयर को देखो, इंडिविजुअल को भूल गए वो इस बारे में भी भूल गए कि वेलफेयर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। राइट बेस्ड थ्योरी ने कहा कि एक इंडिविजुअल के राइट्स का ध्यान दो। अब बाद में वो एक इंडिविजुअल पे ही रह गए, वो एग्रीगेट वेल बीइंग को भूल गए और वो भी भूल गए कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जस्टिस ने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है हर तरह के चीज़ों का, वो सोशल वेलफेयर को भूल गए और इंडिविजुअल को भी भूल गए, इंडिविजुअल वेलफेयर को भी भूल गए, सिर्फ जस्टिस की बात करते रहे। केयरिंग ने कहा कि केयरिंग होनी चाहिए, कंसीडर द पार्शियलिटी दैट मस्ट बी गिवन। अब यहाँ पर है कि अब केयर भी किसको मिलेगी, जो हमारे ज़्यादा क्लोज हैं, तो यहाँ पर इम्पार्शियलिटी ख़त्म हो गई है। तो इन सब का आपस में इंटीग्रेशन बिठाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नेसेसरी है। तो कुछ एक मॉरल प्रॉब्लम्स हैं यूटिलिटेरियनिज्म के लिए, क्योंकि वो डिसीज़म है। अदर प्रॉब्लम्स हैं कि डिसीजिव वाले जो हैं वो इंडिविजुअल राइट्स का देख रहे हैं, जस्टिस वाले सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में देख रहे हैं और केयर वाले सिर्फ क्लोज लोगों की केयर का देख रहे हैं। तो सजेशन क्या आया, फाइनल सजेशन, मोरल रीजनिंग शुड इनकॉर्पोरेट 4 काइंड्स ऑफ मॉरल कंसिडरेशन। मोरल रीजनिंग के अंदर चारों चीज़ें आनी चाहिए। एक चीज़ रेलिवेंट भी हो, डिसीजिव भी हो, तो चारों तरह की चीज़ों को साथ में लेकर के देखना पड़ेगा कि एक जजमेंट के अंदर क्या यूटिलिटी, राइट, जस्टिस और केयरिंग सारी चीज़ें आ रही हैं।
हमें एक मॉरल डिसीज़न लेते हुए वी हैव टू आस्क कि क्या इससे सोशल बेनिफिट बढ़ेगा, सोशल इंजरी घटेगी, इज़ द एक्शन कंसिस्टेंट विद मॉरल राइट्स, क्या इससे बेनिफिट्स और बर्डन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, does this exhibit appropriate care for the well-being of those who are closely related or dependent on oneself। कह रहे हैं कि क्या जो रिलेटेड हैं उनकी अप्रोप्रिएट केयर होगी इससे। इन सब क्वेश्चंस को देख करके हमने एक जजमेंट लेना है। ये मोरल स्टैंडर्ड्स हैं कि सोशल यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ करो, मोरल राइट्स को रिस्पेक्ट करो, बेनिफिट्स और बर्डन्स को डिस्ट्रीब्यूट करो जस्ट तरीके से और केयर करो। ठीक है, अब इन स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे हम जज करेंगे हमारी इन्फॉर्मेशन को, जो है कि पॉलिसी बनानी है इंस्टीट्यूशन की, कैसा बिहेवियर हो वो करना है। इन दोनों को मिला के हम ये जजमेंट लेंगे कि पॉलिसी की राइटनेस और रॉन्गनेस पे, बिहेवियर पे, इंस्टीट्यूशनल के बिहेवियर पे। दिस वाज ऑल अबाउट द अप्रोचेज़ टू मोरल रीजनिंग। अगर आपको एक बार में ये डोज ज़्यादा लगे तो आप इसको धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं। खैर ये लास्ट में आएगा वीडियो के, नो प्रॉब्लम, आप वैसे भी थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे आई थिंक। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेरी एट एनी टाइम यू कैन शेयर विद मी। थैंक यू वेरी मच।